Hello friends, welcome back to another lecture, and in this lecture we are going to start with parliament. All right, and we will cover everything related to legislation, whether it is about money bill, whether it is about constitutional amendment bill, या फिर everything, every provision related to the legislation. ठीक है, we are going to cover in this lecture series. I'll call it a series because कई सारे लेक्चर आने वाले हैं इस सीरीज़ के अंदर, क्योंकि काफ़ी डिटेल्ड ये एक सीरीज़ होने वाली है. ओके, ये काफ़ी हैवी फैक्ट हैवी वीडियोस भी होने वाली हैं, तो आई अर्ज यू टू पे अटेंशन व्हाइल यू आर वाचिंग दिस सीरीज. ऑलराइट, चलो लेट्स स्टार्ट विद let's start with parliament, a brief introduction about the parliament, and then we will start with Rajya Sabha. Okay, so what is parliament? Parliament is the legislative organ of the union government. ठीक है, ये एक यूनियन, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उसकी लेजिस्लेटिव ऑर्गन है. लेजिस्लेटिव ऑर्गन मतलब यहाँ पे जितने भी लेजिस्लेशन होंगे, जितने भी बिल बनाए जाएंगे, जितने भी प्रावधान लाए जाएंगे, वो इस ऑर्गन के अंदर ही लाए जाएंगे, पार्लियामेंट के अंदर ही लाए जाएंगे. ठीक है, कैसे लाए जाएंगे वो हम आगे देखने वाले हैं. ठीक है, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, उनके अंदर के जितने भी डिटेल्स हैं वो सब कुछ हम स्टडी करने वाले हैं पार्लियामेंट के अंदर. और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है ये, क्योंकि एवरीडे लाइफ को इफ़ेक्ट करती हैं ये सारी चीज़ें. जैसे कोई बिल आता है, ठीक है, ऑर्डिनेंसेस पास किए जाते हैं पार्लियामेंट से, तो जब न्यूज़ पढ़ते हैं तो पता नहीं चल पाता, इन चीज़ों की क्लियरिटी नहीं होती है. ठीक है, तो इन पार्लियामेंट के बारे में हम इस लेक्चर सीरीज में स्टडी करने वाले हैं. ओके, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट को. आर्टिकल 79 to 122 ऑफ पार्ट 5 टॉक्स अबाउट द पार्लियामेंट. ओके, तो पार्लियामेंट जब हम बात करते हैं तो इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं जब हम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पार्लियामेंट. ठीक है, तो जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर 3 मेजर कंपोनेंट आते हैं. ठीक है, सबसे पहले प्रेसिडेंट, देन काउंसिल ऑफ स्टेट या फिर राज्यसभा, एंड देन द थर्ड कंपोनेंट लोकसभा या फिर हाउस ऑफ पीपल. ठीक है, 1954 से हम काउंसिल ऑफ स्टेट को राज्यसभा और हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा बोलते हैं. ठीक है, इनके बारे में हम बेसिकली राज्यसभा और लोकसभा के बारे में ही स्टडी करेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पिछली लेक्चर सीरीज में. तो राज्यसभा से वी आर गोइंग टू स्टार्ट. राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं इनको, और ये एक नेवर एंडिंग चैम्बर होता है, नेवर एंडिंग हाउस होता है, क्योंकि लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं लेकिन राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है. ठीक है, तो जो एलोकेशन ऑफ सीट्स होती हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया जाता है राज्यसभा के मेंबर को, तो वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं राज्यसभा के मेंबर. तो जो एलोकेशन ऑफ सीट्स है राज्यसभा में वो शेड्यूल 4 में गिवन है, और हम सभी को पता है टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स कितने हैं, 12 हैं. ठीक है, 9, 10, 11 एंड 12. मैं ऑलरेडी आपको ट्रिक बता चुका हूँ, 1, 52, 73, 74. ठीक है, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 9th शेड्यूल ऐड किया था, 52nd से 10th किया था, 73 से 11th किया था, और 74th से 12th जो है शेड्यूल ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. 9th जो है वो एक लिस्ट के बारे में बात करता है, जिस लिस्ट के अंदर काफ़ी सारे यूनियन के लॉज होते हैं. ऑलराइट, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं शेड्यूल 9. शेड्यूल 10 जो है एंटी डिफेक्शन के बारे में बात करता है. शेड्यूल 11 बात करता है पंचायती राज के बारे में, और 12 बात करता है म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में. ठीक है, टोटल मेंबर्स कितने हैं राज्यसभा के अंदर? 250 हैं. 238 आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स एंड 12 आर नॉमिनेटेड. ठीक है, 238 जो सीट्स हैं उन पे जो मेंबर्स बैठेंगे वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट के और यूटीज़ के. ठीक है, स्टेट के और यूटी के, और जो 12 होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा. ओके, और जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो आर्ट, साइंस, लिटरेचर या फिर सोशल सर्विस जो वर्कर्स होते हैं वो उन्हें नॉमिनेट किया जाता है. जैसे सचिन तेंदुलकर जी को भी नॉमिनेट किया गया था 2012 से, और अभी फ़िलहाल जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो मैरी कॉम है, MC मैरी कॉम जी भी हैं, जो कि एक नॉमिनेटेड मेंबर है राज्यसभा में.
ठीक है। अभी अभी फिलहाल की बात करें तो 245 मेंबर्स हैं, जिसमें से 229 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और 4 मेंबर्स जो हैं यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं और 12 मेंबर जो हैं वो नॉमिनेट किए गए हैं। ठीक है। अब रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ SLA। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें इलेक्ट कौन करता है? उन्हें इलेक्ट किया जाता है विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं, उन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। ठीक है। और बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ SLA। जो इलेक्टेड जो मेंबर होते हैं विधानसभा के, वो चूज करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ राज्यसभा। ठीक है, बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है वोटिंग। डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती है जैसे हम लोकसभा में या फिर विधानसभा में जैसे डायरेक्ट वोटिंग होती है, हम जाते हैं और EVM पे जिस भी पार्टी के कैंडिडेट को हमें वोट करना होता है उस पार्टी पे हम बटन प्रेस करते हैं एंड दैट्स इट। ठीक है, दिस इज डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो गए, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो गए, या फिर राज्यसभा के हो गए, या फिर विधान परिषद के इलेक्शन हो गए, ये चारों इलेक्शन जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है इन चारों बॉडीज के अंदर, या फिर जो बॉडीज, 2 बॉडी हैं और 2 जो पोस्ट हैं प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, इनके जो इलेक्शन होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। ठीक है, बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसके अंदर कुछ नहीं होता है, जो जितने भी कैंडिडेट्स गिवन होते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5, मान लीजिए 5 कैंडिडेट्स गिवन है। ठीक है, तो क्या करना होता है, सबको प्रेफरेंस देनी होती है, राइट। मतलब जैसे दूसरे नंबर के कैंडिडेट को पहले प्रेफरेंस दे दी, फिर 1 को दे दी, फिर 3 को दे दी। उनके बेसिस पे जैसे जैसे जो मेंबर्स होते हैं जैसे जैसे चूज किए जाते हैं, मान लीजिए फर्स्ट नंबर वाला मेंबर चूज हो गया तो इन्हें लिस्ट से हटा दिया जाएगा। अब बाकी के मेंबर्स की काउंटिंग होगी वोट्स की। ठीक है, जब मान लीजिए सेकंड नंबर पे 3 नंबर का जो कैंडिडेट है वो चूज कर लिया जाता है तो बाकी 2 4 5 इनकी काउंटिंग स्टार्ट होगी फिर। ठीक है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आई डोंट थिंक यू नीड टू मतलब दिस इंफॉर्मेशन, इतना डीप में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, बट आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से ही होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। ठीक है, ये इलेक्शन प्रोसेस होती है राज्यसभा की, विधान परिषद की, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट की और प्रेसिडेंट के पोस्ट की। ऑलराइट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। सीट्स आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन के बेसिस पे जो है सीट्स एलोकेट की जाती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है तो वहाँ से राज्यसभा में जो कैंडिडेट जाएंगे वो थोड़े ज़्यादा जाएंगे। ठीक है, एसिमेट्रिकल मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन होती है। अब एसिमेट्रिकल मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जो सीट्स होती हैं वो एलोकेट की जाती हैं पर मिलियन के हिसाब से। स्टार्टिंग में जो 5 सीट्स होती हैं वो पर मिलियन के हिसाब पे एक सीट होती है। ठीक है, मतलब 1 मिलियन पीपल के लिए एक सीट। ठीक है, 5 मिलियन तक। उसके बाद 2 मिलियन पे एक सीट होती है। ठीक है, ये इसका मतलब है एसिमेट्रिकल मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन का मतलब। ठीक है, मतलब 5 मिलियन तक 1 सीट पर मिलियन। ठीक है, उसके बाद 2 मिलियन 1 सीट पर 2 मिलियन ये हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि इसके अंदर एसिमेट्रिकल मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन होती है। तो यहाँ पे कम अगर पॉपुलेशन होगी तो ज़्यादा सीट्स होंगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मतलब अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन केवल 5 मिलियन ही है तो उसके लिए 5 सीट्स हो जाएंगी। तो वहाँ पे 1 सीट पर मिलियन के हिसाब से मेंबर चुने जाएंगे। लेकिन अगर कहीं पे मान लीजिए 15 मिलियन पॉपुलेशन है, ठीक है, तो वहाँ पे 5 सीट तो इसके हिसाब से जाएंगी 1 सीट पर मिलियन के हिसाब से, और बाकी के 10 मिलियन के लिए भी 5 सीट्स ही होंगी। ठीक है, 5 मिलियन के लिए भी 5 सीट होंगी और बाकी के 10 मिलियन के लिए भी 5 सीट्स ही होंगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है
कि छोटी अगर कम पॉपुलेशन वाली स्टेट्स हैं तो वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगी इसके अंदर, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता इसमें है, क्योंकि बहुत ही सिंपल है ये। स्टार्टिंग में 5 मिलियन तक 1 सीट पर मिलियन, उसके बाद 2 मिलियन पर सीट, मतलब 1 सीट पर 2 मिलियन पॉपुलेशन, ठीक है। ये छोटा सा फैक्ट है, ये आप याद रखेंगे तो आई एम श्योर आपको कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है आगे। नाउ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूटी आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज स्पेशली कंस्टिट्यूटेड फॉर दिस पर्पस, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। देखिए अब इसमें बस जो यूटी के लिए जो मेंबर्स होते हैं, यूनियन टेरिटरी के जो मेंबर्स होते हैं, उन्हें भी इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, और इस इलेक्शन के लिए एक स्पेशल पर्पस जो है इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ही होती है बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ऑलराइट। और दिल्ली एंड पुडुचेरी ही केवल ऐसे 2 यूनियन टेरिटरी हैं जिनकी रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में है। बाकी जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम है, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ अदर यूटीज आर टू स्मॉल। एंड इन दिस प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा, ठीक है। और वो जो 12 मेंबर होंगे वो आर्ट से रिलेटेड हो, किसी आर्ट फील्ड से रिलेटेड भी हो सकते हैं, साइंस की फील्ड से रिलेटेड, या फिर लिटरेचर की फील्ड से, या फिर सोशल सर्विस की फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं। नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द राज्यसभा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अंदर ये बोला जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी प्रोविजन गिवन नहीं है रिजर्वेशन के लिए ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द राज्यसभा, ठीक है। लेकिन लोकसभा में इनकी सीट्स रिजर्व की जाती है, वो हम जब लोकसभा पढ़ेंगे तब देखेंगे। नाउ एलोकेशन ऑफ सीट्स इज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट with a higher seat to population ratio for smaller states, ठीक है। we have already covered this. The states were allocated 1 seat per million for first 5 million, ठीक है, हम यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं। एंड देन उसके बाद 1 सीट पर 2 million, ठीक है। Now I'm sure a lot of you must be thinking about why do we need Rajya Sabha at the first place when we already have Lok Sabha, right? तो राज्य सभा का क्या काम है when we already have लोक सभा? तो उसके फेवर में कुछ पॉइंट्स हैं, we are going to look at these first, then against में कुछ पॉइंट्स हैं, उनको देखेंगे, and then we will look at some of the points so that we can reform our parliamentary system for good, okay? सो पहला पॉइंट निकल के आता है कि इट एक्ट्स एज अ सेफ्टी वाल्व ऑफ इंडियाज़ फेडरल स्ट्रक्चर और फेडरल पॉलिटी। ये कैसे? देखिए हमारी जो कंट्री है एक फेडरल स्ट्रक्चर है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट, राइट। तो फेडरल स्ट्रक्चर है। अब अगर लोकसभा से कोई ऐसा बिल पास कराया जाए जो फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट हो, तो वो राज्यसभा में उसको पास ना करा के नल एंड वॉइड घोषित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक सेफ्टी वॉल्व का काम भी करता है राज्यसभा एज अ बॉडी, ओके। और ऐसा क्यों कराया जाएगा? ऐसा इसलिए कराया जाएगा क्योंकि राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स होती है, और यहाँ पे स्टेट्स के मेंबर ही जो हैं राज्यसभा के मेंबर बनते हैं। मतलब स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो राज्यसभा के मेंबर बनते हैं। तो अगर उनको लगेगा कि ये कोई पर्टिकुलर बिल हमारी फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, तो आई एम श्योर राज्यसभा से वो पास नहीं होगा, ऑलराइट। नाउ रिव्यू एंड रिवैल्यूएशन रोल, ठीक है। रिव्यू का रोल होता है और रिवैल्यूएशन का भी रोल प्ले करती है राज्यसभा इन आर पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट। कैसे? इट एक्ट्स एज अ रिविजन हाउस टू कीप अ चेक ऑन द हैस्टी लेजिस्लेशन। अब कोई जल्दबाजी में की जा रही लेजिस्लेशन पे भी चेक एंड बैलेंसेस लगाती है राज्यसभा, ठीक है। एंड व्हेन अ पार्टी हैज़ अ ब्रूट मेजॉरिटी, जब कोई पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में हो लोकसभा में, ठीक है, तो राज्यसभा कैन प्रिवेंट द गवर्नमेंट ऑफ द डे एक्सरसाइजिंग ऑथोरिटेरियनिज्म।
मतलब ये है कि अगर किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट को मेजोरिटी है लोकसभा में, एब्सोल्यूट मेजोरिटी है लोकसभा में, और उस सेम पार्टी को राज्यसभा में एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, तो उनके लिए कोई भी बिल पास कराना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में राज्यसभा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि यहाँ पे जो है स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स राज्यसभा के मेंबर होते हैं। ठीक है, तो कोई अगर पार्टी लोकसभा में एब्सोल्यूट मेजोरिटी में है तो वो बिल पास कराना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा राज्यसभा से। ओके, एंड इट enables द मेंबर्स टू डिबेट मेजर इश्यूज ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। यहाँ पे जो मेजर इश्यूज होते हैं पब्लिक इम्पोर्टेंस के, उन पे वाद विवाद भी होता है, जिसकी वजह से बिल को बिल में थोड़े चेंजेस भी किए जा सकते हैं एट द अर्ली स्टेज, ताकि बाद में जाके अमेंडमेंट से बचा जा सके। इट indirect form of election to Rajya Sabha would give proper representation to the vulnerable section of the society। मतलब अब इसके अंदर देखिए इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन होते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट आई थिंक इन द फर्स्ट स्लाइड। नाउ इन राज्यसभा इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन होते हैं, तो जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उनको भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दी जाती है राज्यसभा के अंदर। ठीक है, और ऐसा नॉर्मली डायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शंस में नहीं देखा जाता है, तो ये भी एक इसका प्लस पॉइंट है। राइट, नाउ वी विल लुक एट सम ऑफ द पॉइंट्स जो कि अगेंस्ट में है। ठीक है, नो इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है स्टेट्स का। मतलब जैसे यूएसए के अंदर होता है, हर स्टेट में से 2 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनकी काउंसिल ऑफ स्टेट्स में। ठीक है, जिसे कांग्रेस बोलते हैं। ऑलराइट, वहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स है, लेकिन हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये ऐसा नहीं है। कहीं पे तो मतलब बड़ी स्टेट्स में ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स हैं, और कम जो छोटी हैं जिसमें पॉपुलेशन भी कम है, उसमें नंबर ऑफ जो सीट्स हैं उस स्टेट्स है वो थोड़ी कम है। तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है स्टेट्स का। ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में शेड्यूल 4 के अंदर गिवन है। राइट, आई थिंक हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं। बाय पासिंग द राज्यसभा, अब देखिए जो गवर्नमेंट है वो ऑर्डिनरी बिल्स भी पास करा रही हैं इन द फॉर्म ऑफ अ मनी बिल। ठीक है, सरकमवेंटिंग द राज्यसभा। देखिए इसका क्या मतलब है, जब हम मनी बिल आगे करेंगे तो हम स्टडी करेंगे इसके अंदर। मनी बिल के अंदर क्या होता है, मनी बिल को केवल और केवल लोकसभा से ही पास कराना होता है, राज्यसभा से पास कराने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये मनी बिल का थोड़ा सा एक एडवांटेज होता है। इस पॉइंट का गलत फ़ायदा उठाते हुए जो गवर्नमेंट होती है वो ऑर्डिनरी बिल्स को भी मनी बिल बोल के पास लोकसभा से करा देते हैं, ताकि राज्यसभा से उन्हें पास कराने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, लो पार्टिसिपेशन ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, राज्यसभा में, लोकसभा में 2 मेंबर्स को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। ठीक है, तो ये जो नॉमिनेटेड जो मेंबर्स होते हैं, ये इनकी जो पार्टिसिपेशन होती है वो बहुत लो होती है। जैसे फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर जो थे उनको अपॉइंट किया गया था 2012 में। ठीक है, और उसके बाद 374 मतलब द हाउस हैज़ मेट 374 डेज सिंस देन, और लेकिन वो कितने में प्रेजेंट थे, केवल 24 डेज में प्रेजेंट थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि लो पार्टिसिपेशन तो है ही, लेकिन इंटरेस्ट लेवल भी काफ़ी लो होता है नॉमिनेटेड मेंबर्स का। तो यहाँ पे कुछ काम करने की ज़रूरत है। एंड देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इज़ डिक्रीजिंग। रिप्रेजेंटेशन जो है वुमेन की वो बहुत ही लो है और डिक्रीज भी कर रही है, ये भी एक चिंता का विषय है। इक्वल तो रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, और ऊपर से जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन है वो भी कम हो रहा है। अब रिफॉर्म कैसे लाया जा सकता है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में। ठीक है, या फिर अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें राज्यसभा भी लिखा हो कि राज्यसभा में इन पर्टिकुलर कैसे रिफॉर्म लाया जा सके, तो वो भी आप उनमें भी उनका आंसर भी आप इन पॉइंट से बना सकते हैं। ठीक है, और ये मैं एक 15 पॉइंट चार्टर दिया था हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं
मिस्टर वेंकैया नायडू, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक 15 पॉइंट्स का चार्टर दिया था। ठीक है, ये पॉइंट्स उन्हीं में से मैंने नोट किए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो क्या क्या पॉइंट्स थे? एंश्योर अटेंडेंस ऑफ एटलीस्ट 50% ऑफ लेजिस्लेटर्स। ठीक है, मतलब जो 50% एटलीस्ट जो लेजिस्लेटर्स हैं उनकी अटेंडेंस को इंश्योर करना है बाय पार्टीज। ठीक है, पार्टी को खुद ये इंश्योर करना है। देन रिव्यू ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ को रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये शेड्यूल 10 में गिवन है। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, जब हमने एंटी डिफेक्शन लॉ स्टडी किया था तब हमने ऑलरेडी देखा था कि इसके अंदर कितनी कमियां हैं, इसके अंदर कितने लूप होल्स हैं जिनका यूज़ करके इसका मिसयूज़ भी किया जाता है। देन रिव्यू ऑफ विप सिस्टम, इसको रिव्यू करने की भी ज़रूरत है। और ये विप सिस्टम क्या होता है ये हम आगे आने वाली स्लाइड्स में स्टडी करने वाले हैं इसी चैप्टर में। ठीक है, स्पेशल कोर्ट्स फॉर क्रिमिनल कंप्लेंट्स अगेंस्ट लेजिस्लेटर्स। ठीक है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हम आए दिन देखते हैं, जब भी इलेक्शन होते हैं हम तभी देखते हैं कि जितने भी नंबर ऑफ लेजिस्लेटर्स हैं वो क्रिमिनल जो है, मतलब ऐसे लेजिस्लेटर्स की संख्या बढ़ती जा रही है जिनके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट्स होती हैं। तो उन क्रिमिनल कंप्लेंट्स को सुनने के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाने चाहिए। ठीक है, साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए, पूरी कंट्री में एक साथ इलेक्शन, इस पे सोच विचार करना चाहिए, उनका ये मतलब था। ठीक है, और इसके ऊपर विवाद भी काफ़ी हुआ था, साइमल्टेनियस इलेक्शंस के ऊपर काफ़ी विवाद हुआ था। लेकिन देखा जाए तो एक प्लस पॉइंट भी हो सकता है क्योंकि काफ़ी पैसा भी बचेगा, और मतलब प्लस पॉइंट्स भी हैं इसके, नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, लेकिन हमें इसके बारे में बात नहीं करनी है। हम अभी पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप इसे भी लिख सकते हैं व्हेन यू आर राइटिंग एनी काइंड ऑफ आंसर। इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी, मतलब फंक्शनिंग इफेक्टिव होनी चाहिए पार्लियामेंट्री कमेटी की। अब पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है और उसका काम क्या होता है ये भी हम इसी चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। गवर्नमेंट टू बी रेस्पॉन्सिबल टू अपोजिशन एंड अपोजिशन टू बी रेस्पॉन्सिबल एंड कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपोजिशन बस अपोज ही करे गवर्नमेंट का, सही मुद्दे पर भी अपोज नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो बात गलत है उस पर तो अपोज करना ही चाहिए, लेकिन सही अगर कोई बिल लाया जा रहा है या फिर कोई सही काम किया जा रहा है तो आई थिंक उसमें सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है सब अपोजिशन का। ठीक है, तो ये एक पॉइंट उन्होंने दिया था अपने 15 पॉइंट रिफॉर्म चार्टर में, जो उन्होंने बोला था। ठीक है, एंड दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइस। राज्यसभा में जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो इसमें आ चुकी हैं। लोकसभा हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, देन उसके बाद हम देखने वाले हैं बिल्स को। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो डू लाइक देम, share them with your friends and do subscribe to our channel. Thank you very much guys.